ठीक है। तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का प्लेटफॉर्म 9500 सीरीज़ का ये बुक का चल रहा था, इसका अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। आज आगे बढ़ते हैं सीरीज़ को रखते हुए। आज का क्वेश्चंस में बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के न्यूमेरिकल है। जो कोई भी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो देखो कि कैसा इसमें क्वेश्चन आया है, आपको समझ में आने वाला। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स इसमें है। आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उस क्लास को कंटिन्यू रखना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। और डिटेल सॉल्यूशन मैं इसका देने वाला हूँ। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? द्रव्यमान और भार। इससे पहले जो थे आप लोग देख लेना। इसका पीछे क्लास नहीं देखे हो तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे शिवम क्लासेस धनबाद के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। वहाँ पे रुक्मणी 9500 साइंस, या ठोकते रहेगा, बहुत आवाज़ करेगा। रुक्मणी 9500 साइंस में जाना, वहाँ पे बनेगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? द्रव्यमान और भार के बारे में क्या सही है? तो सबसे पहले जानते हैं द्रव्यमान और भार के बीच बेसिक डिटेल क्या है। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग? मास, एम से डिनोट करते हैं। और भार को क्या बोलते हैं मोनू? वेट, है ना, वेट, है ना। डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एम से डिनोट कर दिए और इसको डब्ल्यू से डिनोट किए। द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। और भार का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या? क्योंकि भार एक तरह का क्या है? बल है। भार भी एक तरह का बल है। तो भार और एसआई यूनिट क्या? न्यूटन होता है। अब देखो, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या है? केजी है। द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं पे, द्रव्यमान जो होता है ब्रह्मांड में कहीं पे अपरिवर्तित नहीं। जैसे स्पेन का मास कितना है? अगर 5 केजी है तो चांद पे भी 5 केजी है ना। पृथ्वी कहीं भी रख दो, पहाड़ पे भी 5 केजी होगा। लेकिन स्पेन का भार बोले कि यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो क्या होगा? यहाँ पे 10 न्यूटन है तो चांद पे इसका 1/6 होगा। तो भार बदलते रहता है लेकिन द्रव्यमान बदलते नहीं रहता है। इसीलिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसा राशि है? एक आपका अदिश राशि है ना। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर। इसमें मात्र परिणाम होगा 5 केजी 6 केजी, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। भार कैसा राशि है आपका? सदिश राशि। कैसा है? सदिश राशि, है ना। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। जैसे 5 न्यूटन, भार किधर लगा? 5 न्यूटन आगे की ओर लग रहा होगा भार, क्योंकि भार भी एक तरह का बल है। तो यही है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, सदिश राशि। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि द्रव्यमान कैसा है? अदिश राशि। दोनों अदिश राशि है, ऐसा भी नहीं। देखो ऑप्शन नंबर लास्ट है, क्या देखो, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। भार एक सदिश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हम लोग का हो जाने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो अपना अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ठीक है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक आपस में भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब कुछ नया उत्पाद बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक यूज किए हो, उसका द्रव्यमान ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। जैसे मान लेते हैं कोई एक यौगिक या तत्व, मान लो ए है, कोई बी है, दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ए भी बनेगा। मान लीजिए इसका 5 ग्राम वेट है। कितना वेट है? 5 ग्राम है। इसका भी 5 ग्राम है। तो रासायनिक अभिक्रिया में बोला जाता है कि इन दोनों को वेट के योग के बराबर मेरा उत्पाद भी होगा, तो इसका भी वेट कितना हो जाएगा? 10 ग्राम होता है। देखो द्रव्यमान संरक्षित रह गया ना। पहले इसका वजन कितना था? 5 5 10, अभी भी वजन 10। तो द्रव्यमान संरक्षण में इसका द्रव्यमान संरक्षण रहा, ट्रांसफर हो गया, बर्बाद हुआ क्या? नहीं हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? याद रखना है। तो देखो कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मास कंजर्वेशन, है ना। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण हो गया। इसके साथ याद रखना रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण साथ में रासायनिक संयोजन। इस दोनों का नियम किसने दिया था? एंटनी लेवोइजर ने। नहीं, लिवोनो कहाँ से? तो बैक्टीरिया था ना। एंटनी लेवोइजर ने, ठीक है। किसने दिया? एंटनी लेवोइजर ने देगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
एंटनी लिवोजियर ने दिया। और इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आंसर क्या होगा इसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तो राइट होगा। अब चलिए एक चीज और बता, स्थिर अनुपात का नियम एक है क्या, स्थिर अनुपात या निश्चित बोला जाता है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया पता है, प्राउस्ट ने दिया। किसने दिया, प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा गया, प्राउस्ट। एक गुणित अनुपात का नियम याद रखो, ये भी पूछता है। गुणित अनुपात का नियम किसने, गुणित, पिछला बार में आया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया है, जॉन डाल्टन। ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण। तो बाकी सभी आपको डील कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। पता ब्लू लाइन जल्दी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 182 क्या है, मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके डैश से स्वतंत्र होता है। समझ में आ रहा, मुक्त रूप मतलब फ्री फॉल। क्या, फ्री फॉल। जैसे कि मान लो कि आप ये छत पे हो, ठीक है ना, छत पे है, छत पे कोई एक गेंद है, छत पे क्या है, कोई एक गेंद है। अभी छत पे एक गेंद को गिराओगे तो गेंद जैसे ही जमीन के नीचे आएगा तो इस पर एक त्वरण काम कर रहा होगा। इस पे क्या काम कर रहा होगा, त्वरण। कौन सा त्वरण, तो गेंद गिरता क्यों है जमीन की ओर, क्योंकि पृथ्वी द्वारा उस पर एक बल लगाया गया, इसीलिए नीचे गिरता है। उस बल का क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल जब लगाया जाता है तो किस त्वरण के साथ गिरता है, तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो फ्री फॉल, फ्रीली अगर ये गिर रहा है तो इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ से ये गिरता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि जब पृथ्वी की ओर गिर रहा है मुक्त रूप से, इस पे कौन सा जो डिपेंड नहीं करता। तो याद रखना, कोई भी चीज़, मान लो ये बॉल है, इसके जगह मान लो एक आप पत्थर भी रख दिए, क्या रख दिए, एक पत्थर भी रख दिए, ये भी गिरा तो इस पे भी कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करेगा। कुछ भी गिरे तो उस पर कितना त्वरण काम करेगा, कितना त्वरण उत्पन्न होगा, इसके द्वारा, इसके फोर्स के द्वारा इतना त्वरण उत्पन्न होने वाला है। और ये डिपेंड नहीं करता है कि वो किसका कितना मास है। अगर ये गेंद है, अगर ये मान लो गेंद है और ये मान लो पेन है, ये क्या है आपका पेन है, तो इस पे भी इतना ही बल काम करने वाला है। तो ये द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप रुआ को भी गिराओगे, है ना, रुआ को मोड़ लो, उसको भी गिराओगे और एक पत्थर को गिराओगे, 10 किलो का पत्थर और एक रुआ को गिराओगे तो दोनों 9.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेगा। अब तुम बोलोगे रुआ तो हल्का है, भाई रुआ हल्का है। अगर हम फ्री फॉल करवा रहे हैं, इसका मतलब मान ले कि हमारे इन्वायरमेंट में हवा का फोर्स रुआ के ऊपर नहीं लग रहा, घर्षण बल काम नहीं कर रहा, तो दोनों साथ में गिरने वाला। अगर वैक्यूम आप क्रिएट कर दोगे तब इसी को बोलते हैं मुक्त रूप। तो द्रव्यमान डिपेंड नहीं करता है। ये पेन है, एक पत्थर भी गिरा बड़ा सा तो दोनों एक साथ गिरेगा। कब, जब इस पे घर्षण कोई काम ना करे, वायु का घर्षण काम ना करे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अब बोले कोई एक पत्ता को गिराएंगे, कोई एक पत्थर को, तो पत्थर जल्दी गिरेगा। तो भाई इस आपको एज्यूम करना होगा कि मान लेते हैं हवा को नगण्य मान ले, क्या मान ले, हवा को नगण्य, एकदम क्या बोलते हैं, नगन मान ले, वैक्यूम मान ले, उस जगह को हवा का भी घर्षण काम नहीं कर, तब पत्ता भी साथ में गिरेगा, वो दोनों साथ में गिरेगा। याद रखना, तो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। तो जो मोशन हुआ वो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी में क्या है, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ठीक है, याद रखना। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक, अब देखो अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से उस पर वेरिएबल की पहचान करें जो गैस व्यवहार के बारे में बताता है। तो गैस व्यवहार के बारे में बताता है, गैस का व्यवहार किस किस के बारे में बताता है, गैस। तो गैस का क्या क्या हो सकता है, देखो ऑप्शन, गैस का क्या होता है, गैस में का वॉल्यूम होता है ना जी, 5 लीटर गैस, 6 लीटर गैस, है ना, वजन के अनुसार गैस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर गैस का क्या होता है, वॉल्यूम मतलब गैस का आयतन तो होता ही है। गैस क्या करता है, प्रेशर लगाता है। गैस क्या करता है, प्रेशर लगाता है, दाब। गैस के द्वारा किसी के ऊपर बलून में प्रेशर लगा रहा है। गैस का वॉल्यूम होता है, जगह घेरता है गैस। और क्या करता है गैस का अपना तापमान, गैस को गर्म करोगे तो कोई भी गैस का हीट होता है कि नहीं, सुपर हीटेड गैस, है ना, सैचुरेटेड गैस। तो गैस का अपना क्या होता है, तापमान भी होता है। क्या होता है, तापमान। लेकिन समय को ऐसा होगा क्या, समय से कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो बारे में नहीं बताता समय। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या है, तो इसका डी इज द राइट आंसर। 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार, 2 सेकंड तक त्वरणशील, कोई कार 2 सेकंड तक त्वरणशील है, 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितनी गुनी अधिक है। मतलब कोई कार एक सेकंड से त्वरणशील है और कोई कार में त्वरण 2 सेकंड है, तो वो कितना गुना उसमें गतिशील है, कितना गुना अधिक दूरी तय करेगी। दूरी आपको ज्ञात करना है, तो इसका आप लोग कैसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है, याद करेंगे बोल रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे। मान लो कि 2 कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, 2 कंडीशन आपका दिया हुआ है। पहले टाइम t1 कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड दिया हुआ है ना मनु। दूसरा कंडीशन में कितना दिया हुआ है, t1 t2 कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड तक, ठीक है, 2 सेकंड तक। अब देखो कितनी दूरी तय करेगी, 1 सेकंड त्वरण और 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। तो अब मान लो दूरी का फॉर्मूला एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। और देखो दोनों ही मामलों में कार विराम अवस्था से चलेगी। कैसे चलेगी, विराम अवस्था। ये फॉर्मूला आपको पता है, विराम अवस्था। s बराबर यहाँ लगा दो, टाइम 1 t1 के लिए और एक बार t2 के लिए s1। तो यहाँ s1 बराबर निकालो, s1 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S1 बराबर क्या होगा, S1 u कितना है, u का वैल्यू 0 ना है जी, 0 गुना t क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ a कितना है, a की जगह a ही रखते हैं, t कितना है मान लो, t 1 सेकंड, 1 का स्क्वायर। तो कितना होगा, S1 बराबर कितना होगा बोलो तो, a स्क्वायर बाई 2, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, a बाई 2 कितना हो जाएगा, a बाई 2। S1 कितना होगा, दूरी कितना तय करेगा, a बाई 2 करेगा t1 सेकंड के लिए, जब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। अब इसी तरह S2 निकालेंगे तो क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, S2 बराबर, देखो तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि विराम अवस्था से बोला है, ठीक है। तो क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होगा, हाफ a की जगह a, टाइम कितना लेंगे दीपक यहाँ पे, 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो, S2 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, 4a बाई 2। अब देखो तो यहाँ S1 और S2 कितना गुना है, S1 यहाँ S2 देखो तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, S2 बराबर 4 इंटू a बाई 2 लिख सकते हैं। देखो तो कितना गुना अधिक है, यहाँ 1 गुना था, नहीं कुछ है तो 1 गुना। यहाँ पे S1 इज इक्वल टू, तो S1 बराबर कितना है 4, सॉरी S1 बराबर 4 S2 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना गुना है, S2 जो है ना 2 सेकंड में त्वरण कितना गुना बढ़ गया, 2 सेकंड में, 2 सेकंड के लिए अगर त्वरण उत्पन्न किया जाए तो उसमें कितना दूरी तय किया गया, 4 गुना। किसके कंपेयर में, 1 सेकंड के कंपेयर में, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा आपका, 4 गुना। तो S2 बराबर देखो, S2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4S1 नहीं लिख सकते हैं, ये 4 गुना है कि नहीं इसका, है ना, ठीक है, समझ में आया। तो 4 गुना होगा, अर्थात 4 गुना हो जाएगा, दूरी तय करेगा, ठीक है। S क्या होता है, डिस्टेंस, तो ये आप लोग नोट कर लेना। अच्छा न्यूमेरिकल से किस में पूछा हुआ है, ये आपका पूछा हुआ है LP टेक्नीशियन स्टेज 2 में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो याद करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बताना है, यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है तो चल भागों चरम स्थिति का संकेतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये आपका LP टेक्नीशियन का स्टेज 2 का क्वेश्चन है और ये आपका ड्राइंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबे डैश युक्त 2 गुने डॉट वाली पतली रेखा है, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान देना, ठीक है। बाकी हम लोग इंजीनियर ड्राइंग जब पढ़ेंगे आएगा तो उसमें डिटेल बताने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 187 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 187 का क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक पिंड अपने विराम अवस्था से x बराबर 0, विराम अवस्था मतलब u बराबर 0 से चलना शुरू करती है और x अक्ष के सदिशतम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलती है। इसकी यात्रा के दौरान x 13.5 मीटर से x बराबर 55 मीटर के बीच इसकी औसत वेग कितनी होगी। क्या निकालना है हमको, औसत वेग। सबसे पहले देखो त्वरण दिया हुआ है, त्वरण कितना दिया हुआ है, a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा कोई भी चीज़ विराम अवस्था से, तो विराम अवस्था से हो तो इसमें u बराबर क्या होता है, 0 मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, 0। u क्या होगा बोलो तो, प्रारंभिक वेग। कोई चीज़ विराम अवस्था से स्टार्ट करते हो, इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 ना होगा, u 0 हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस 2 को दिया हुआ है, एगो S1 हाफ, देखो यहाँ पे एगो डिस्टेंस D1 कितना दिया हुआ बोलो तो इसमें
एक डिस्टेंस कितना दिया हुआ 13.5 मीटर, 13.5 मीटर, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 54 मीटर। तो एक बार D1 के लिए बनाएंगे, एक बार D2 के लिए। और अब देखो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। कैसा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी 1 बाई वेलोसिटी 2/2, ये होता है ना फॉर्मूला, इससे पहले हम लोग बताए थे। फर्स्ट वेग प्लस दूसरा वेग को जोड़ के हाफ कर दो, तो इसके लिए हम निकालेंगे औसत वेग का वेलोसिटी। अब इसके D1 के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग D1 के लिए। तो एक फॉर्मूला होता है 4 किसके लिए 4V1, D1 से V1 निकाल लेंगे, फिर इसके D2। V1 के लिए देखो क्या होता है ना, V का स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, या S का जगह D भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही ना होता है 2AS होता है ना फॉर्मूला। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं V, इसको V1 है तो आप V1 लिख सकते हैं। V1 का इसका U कितना है 0, माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा -0 बराबर 2, A कितना दिया हुआ है 3 गुना S कितना दिया हुआ 13.5, S के जगह वही S1, इसको मान लो S1 ही लिखते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं S1, और इसको S2। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 4V1 के लिए 13.5। अब देखो यहाँ क्या होगा, V1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 दूनी 6 और 13 छक्का 78, कितना हो जाएगा यहाँ पे 98 हो जाएगा कि 91 हो जाएगा, सॉरी 81 हो जाएगा, कितना होगा 81। तो V1 बराबर √81 कितना हो जाएगा बोलो तो 9 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया V1 9 मीटर पर सेकंड। इसी तरह V2 के लिए निकालेंगे ना, तो सब V2 वाले लेंगे, ठीक है, 4 वेलोसिटी 2, तो यहाँ पे भी क्या करोगे V2 का स्क्वायर माइनस U बराबर 2A, से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। V2 के जगह क्या होगा V2 का स्क्वायर बराबर माइनस 0 बराबर 2A कितना है 3 है, और इस कितना है S2, ये S2 लेंगे ना, S2 कितना होगा 54। तो देखो तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 4 24 की 4, 6 4 जा 24 की 4, हाथ बच गया 2, 6 5 जा 30 32 324। V2 बराबर √324 कितना होगा 18 324, 18 होगा ना जी, 18 मीटर पर सेकंड। अब देखो V1 प्लस V2 फॉर्मूला यूज कर दो। V1 कितना निकाले हम लोग, V1 कितना निकाले 9 प्लस 18 बटे 2, 9 8 17 27 का आधा कितना होगा 13.5 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे है, क्या दिया हुआ है, किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए इकाई आवेश को है ना किए गए कार्य किसके बराबर होता है। समझ में आ रहा है, कोई दो बिंदु है, कोई दो बिंदु पे एक बिंदु से एक आवेश को दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जो काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं विद्युत विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बल काम करता है उस बल का क्या नाम है वैद्युत विभवांतर बल नाम है, EMF, ठीक है। तो याद रखना, इससे क्या हो जाएगा विभवांतर, क्या हो जाएगा विभवांतर, इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना, ठीक है। देखो कैसे होगा, इसको समझा दे रहे हैं। कोई मान लो कोई पॉइंट A है Q1, कोई पॉइंट है यहाँ पे A और कोई पॉइंट है B। किसी एक पॉइंट से B पॉइंट तक कोई चार्ज को, एक कूलाम्ब चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। उसी कार्य को क्या बोलते हैं, कार्य करने में एक बल काम करता है, काम करने में क्या एक बल काम करता है। उस बल को क्या नाम है, हम लोग ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। और इसी का असाइनमेंट क्या होता है विभवांतर। क्या होता है विभवांतर, याद रखना विभवांतर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है, विभवांतर के बिना कोई आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। विभवांतर मतलब इन दोनों विभव के बीच अंतर होना जरूरी, तभी तो ट्रांसफर होगा ना, याद रखना। तो विभवांतर इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 189 में, किसी गियर के पिच संकेत और दांत तूत के निचले हिस्सों के बीच की दूरी। ये टेक्निकल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ILP टेक्नीशियन वाला होगा, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो लिए उसका क्वेश्चन है। देखो गियर देखे होगे आप लोग, तो गियर में एक चीज़ देखना, जैसे मान लो ये गियर हो गया, ठीक है। अब गियर में ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर, ये गियर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका गियर हो गया। अब एक चीज़ देखो, थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पे, देख लो मोनू, ठीक है, ये गियर हो गया।
अब गियर में यहाँ से ई वाला सर्कल को मान लीजिए सेंटर है, ये कोई गियर बॉक्स इसी तरह पूरा स्ट्रक्चर दिया होगा। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये पिच सर्कल, ये वाला लाइनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? पिच सर्कल। पिच सर्कल से यहाँ गियर के टीथ, गियर का दांत है, गियर टीथ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? एडेंडम। क्या बोलते हैं? एडेंडम। और पिच सर्कल के नीचे से यहाँ तक का, यहाँ गियर जहाँ तक है लास्ट, ये वाला दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिडेंडम। डिडेंडम। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसी गियर के पिच सर्कल और दांत के निचले से, पिच सर्कल और दांत के ऊपर की निचला, यहाँ देखो ऊपर की निचला, निचला तो निचला वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? डिडेंडम। क्या बोलेंगे? डिडेंडम, है ना। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? बीच वाले को पिच सर्कल, इसका ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? एडेंडम। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? डिडेंडम। मैकेनिकल क्वेश्चन है, 12th में है ना, अगर लोगे फिजिक्स तो आ सकता है, ठीक है। स्टेज 2 का अच्छा क्वेश्चन है। अब चलो बात आगे करते हैं। ये क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा है। 190 में क्या दिया हुआ? 500 kg द्रव्यमान वाली एक कार मौजूद गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल है, इसकी चाल क्या होगी? कैसे बनेगा? द्रव्यमान कितना दिया? मास। कार का मास कितना दिया? वजन। कार का मास कितना दिया? m बराबर 500 kg दिया हुआ, ठीक है। एनर्जी कितना दिया? कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ना। 500 कितना? 64 किलो जूल है। 64 किलो जूल, याद रखो 64 किलो है, तो 64 किलो में कितना से गुना करेंगे? 1000 से, इतना 1000 जूल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी, गति ना। वेलोसिटी बराबर वाट, तो कौन सा फॉर्मूला निकालो बोलो? के बराबर हाफ mv²। के कितना दिया हुआ बोलो? 64 गुना 1 2 3, ठीक है। हाफ मास कितना दिया हुआ? 500 इंटू वी का स्क्वायर कर दिया। देखो कैसे काटेगा? 500 से कितना बार में? 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 64 गुना 2, नीचे वाला 2 यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, वी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 64 गुना कितना हो जाएगा? 64 गुना 2 दूनी 4 बराबर वी का स्क्वायर। अब देखो एक काम करो, वी है स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट ना चल जाएगा, जाएगा ना, उधर देखता है स्क्वायर चल के। अब देखो ई 64 का क्या होगा? 8 और 4 का क्या हो जाएगा? 2। वी बराबर 16। 16 क्या? 16 क्या? वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो आज का ये क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग रिवाइज कर लेना पीछे वाला। बाकी इसको जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सब लपेट देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद गणित हम लोग पढ़ने। समझ में आया ना? क्लास को आप लोग रेगुलर कीजिए। कल काम था, काम डेली आता है, ठीक है। बंद कर दो इसको, पॉज। रेड हाँ।